नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरोकार के इस खास एपिसोड में। मैं हूं श्याम सुंदर। भारतीय लोक सेवा या सिविल सर्विस देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती है। आम बोलचाल की भाषा में भारतीय लोक सेवा परीक्षा को आईएएस की परीक्षा कहा जाता है। एक समय में ये माना जाता था कि सिविल सर्विस में कुलीन तबकों के ही लोग पहुंचते हैं, लेकिन समय के साथ समाज के लगभग हर तबके का आदमी अब सिविल सर्विस में पहुंच रहा है। साल दर साल हम ऐसे लोगों की कहानी सुनते हैं जो ग्रामीण इलाकों, गरीब परिवारों या फिर समाज के कमज़ोर तबकों से आते हैं और उन्होंने यूपीएससी यानी लोक सेवा की परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा समाज के ऐसे हिस्से जिनके लिए सिविल सर्विस में पहुंचना बेहद मुश्किल माना जाता था, मसलन दिव्यांग या फिर महिलाएं। लेकिन समाज के इस हिस्से के लोगों ने भी देश की सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में कामयाबी हासिल करने का सिलसिला शुरू किया है। इन लोगों ने न सिर्फ यूपीएससी की परीक्षाओं में कामयाबी हासिल की है, बल्कि इनमें से कई ने इस परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त कर मिसाल पेश की है। हर साल लाखों नौजवान इस परीक्षा में सफलता के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। लाखों लोग कोचिंग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस परीक्षा में कामयाबी आसान नहीं होती है। तो आखिर जिन लोगों को इस परीक्षा में कामयाबी मिली है, उन्होंने ये कैसे हासिल की? उनके अनुभव क्या रहे? उन्होंने क्या योजना बनाई और वो उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? आज सरोकार में इन सवालों का जवाब देने के लिए न सिर्फ आईएएस की परीक्षा में कामयाबी हासिल करने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस परीक्षा को टॉप किया है, टॉप रैंक हासिल किए हैं। आइए उनसे आपको मिलवाता हूं। मेरी दाईं तरफ से अनुदीप दुरी शेट्टी हैं, जिन्होंने नंबर 1 रैंक हासिल किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुदीप। उनके साथ ही अनु कुमारी खड़ी हुई हैं, जिनका रैंक 2 है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनु कुमारी। और उनके साथ सचिन गुप्ता खड़े हुए हैं, रैंक 3 उन्होंने हासिल किया है। उनके साथ ही सौरभ सब लोग खड़े हुए हैं, रैंक 124 है उनका, और वो राज्यसभा सचिवालय से हैं, इसलिए राज्यसभा टीवी से एक तरह से जुड़े हुए हैं, हमारे अपने परिवार के आदमी हैं। और मेरी बाईं तरफ अंकुरजीत सिंह खड़े हुए हैं और ये रैंक 414 हैं। और अंकुरजीत के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके लिए संघर्ष शायद ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि अंकुरजीत दृष्टिबाधित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उनके अलावा बहुत सारे नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो इस प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं। यूपीएससी क्रैक करके वो भी आईएएस बनना चाहते हैं। लेकिन आपको मौका दूंगा मैं बात करने का। लेकिन शुरू करते हैं अनुदीप आपसे। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने परिवार के बारे में, सोशल बैकग्राउंड के बारे में, और आपका कैसा अनुभव रहा? आपने यूपीएससी टॉप किया, किस तरह की फीलिंग आई? First on my background, I come from Medpalli, a small town in Jagitial district of Telangana. जी। My native is a remote village close by Chittapur. So, and I did my schooling until 10th there itself, and for +1, +2 I did in Hyderabad. After that I did my graduation. I got seat in BITS Pilani, Rajasthan through BITSAT, and I joined BITS Pilani and did my graduation in Electronics and Instrumentation Engineering. I graduated in 2011. I did not sit for campus placements and started preparing for civil services. And as I've said regarding my experience of this exam, the journey hasn't been easy. This has been my 5th attempt in which I had secured AIR 1, and I had failed thrice in this exam before. And I would like to tell aspirants that failing once in this exam is not end of the road. You can also get a better rank if you work on your mistakes. लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। अनु कुमारी, आपने दूसरा स्थान हासिल किया है और आप हरियाणा से आती हैं। हरियाणा बहुत कम बार ऐसा होता है जब अच्छी खबरों के लिए खबरों में होता है। आप एक महिला हैं, हरियाणा से हैं, और हरियाणा आमतौर पर भ्रूण हत्या के लिए, खाप पंचायतों के लिए, ऑनर किलिंग के लिए चर्चाओं में आता है। आपके लिए ये जर्नी कितनी आसान या मुश्किल थी? देखिए, जर्नी आसान नहीं थी, जर्नी में कठिनाई ज़रूर थी। और कठिनाइयाँ मेरे लिए मुख्य रूप से 2 तरीके की थी जी। एक तो सर ये था कि मुझे पढ़ाई छोड़े लगभग 10-12 साल हो चुके थे। 10 साल पहले मैंने MBA पास आउट किया था और लगभग 12 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन पास आउट की थी। पिछले 9 साल से मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में कार्यरत थी, फाइनेंस फील्ड में। और जब मैंने परीक्षा देने की सोची
तो उस समय मेरे पास कई तरीके के सवाल थे। मुझसे ये भी पूछा जा रहा था कि तुम लगभग 1/3 सैलरी की जॉब पे क्यों आना चाहती हो, इसका मकसद क्या है। और मैं बेटी होने के साथ साथ एक बहू भी हूँ, एक माँ भी हूँ, तो मेरे ऊपर वो भी उत्तरदायित्व थे। और ये डिसीजन लेना कि मैं अपने बेटे को अपनी माँ के पास छोड़ के उससे अलग रह के तैयारी करूँगी, ये इमोशनली मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट और ड्रेनिंग था। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही रहा कि मैं किस तरीके से अपनी उस वाली फीलिंग को, माता वाली फीलिंग को, मदरहुड की फीलिंग को दबा के और अपना ध्यान पढ़ाई में लगा पाऊँ। तो सर इस प्रकार से कई प्रकार की चुनौतियाँ थी, पर क्योंकि मेरा बहुत बहुत साथ दिया मेरे पूरे परिवार ने, मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे समाज ने। मैं यहाँ ये मैसेज देना चाहूँगी कि हरियाणा को काफ़ी बुरी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लाइक लोएस्ट सेक्स रेशो एंड फीमेल फीटिसाइड, पुरुष प्रधान सोसाइटी। लेकिन आज के समय में चेंज विजिबल है। जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लॉन्च किया गया है, हरियाणा की सेक्स रेशो ने 900 मार्क क्रॉस कर लिया है। और 2021 के सेंसस में हम देखेंगे कि एक रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट होगा हरियाणा में। हमारी बेटियां स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रही हैं। मानुषी चिल्लर सभी के सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और आप खुद एक बड़ा उदाहरण है, एक बड़ी मिसाल है, और मुझे उम्मीद है कि आपको देख के जो बेटियों के माँ बाप हैं वो फख्र कर रहे होंगे अपनी बेटियों पर, और बेहतर हरियाणा करेगा। आपसे फिर और आगे बात होगी, लेकिन सचिन गुप्ता, आप अपना अनुभव थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, शहर से हैं कि गाँव से, अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में, और किस तरह से आपने ये कामयाबी हासिल की। मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, हरियाणा के। अच्छा, आप भी हरियाणा से हैं? बिल्कुल जी। और मैंने डीएवी स्कूल से 12th पास करी और फिर मैं थापर यूनिवर्सिटी में मैंने मैकेनिकल इंजीनियर पास किया, और ये एग्ज़ामिनेशन मैंने लास्ट ईयर भी क्लियर किया था। तब 575वां रैंक आया था और मेरे को इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस मिली थी। और ये जर्नी में बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे, या फिर मेरे साथ ऐसे बहुत सारे मौके आए जब शायद मुझे लगा कि ये होगा या नहीं होगा। एक डाउट आता था खुद पे, और शायद एक फ्रस्ट्रेशन आती थी कि ये शायद कब इस साइकिल से बाहर निकलेंगे, कि शायद जो सपना लेकर आए थे कि एक चेंज एजेंट बनेंगे, शायद एक चेंज लाएंगे, कब वो मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। पर अल्टीमेटली शायद वो जो एक फीलिंग है कि कुछ चेंज लाना है, और उसके साथ साथ आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपके दोस्तों का सपोर्ट, और शायद टीचर्स का कॉन्फिडेंस कि आप कर लेंगे, और शायद आप में वो काबिलियत है कि आप पेपर तो क्लियर करेंगे ही, और शायद वो चेंज लेके आ पाएंगे जो शायद हजारों लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। कितने प्रयासों में आपको ये कामयाबी हासिल हुई? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट। और सौरभ, सब लोग क्योंकि हम राज्यसभा टीवी में काम करते हैं और हमें इस बात का आइडिया है कि कोई परसेप्शन कुछ भी हो पार्लियामेंट के, लेकिन हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में कितना काम करना पड़ता है लोगों को, रात दिन 24/7 पार्लियामेंट में काम होता है। उस काम के बीच, उस नौकरी करते हुए आपने ये कामयाबी हासिल की, कैसे? सर मैंने जॉब थोड़ा लेटर स्टेज पे स्टार्ट किया था, बट डेफिनेटली मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन जॉब के साथ ही चल रही थी। जी सर, आई थिंक अगर आप टाइम को बढ़िया से मैनेज करें तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। राज्यसभा हैज़ आल्सो बीन वेरी कोऑपरेटिव विद मी, तो आई थिंक दोनों चीज़ों को साथ में किया जा सकता है। काम करने से कुछ मदद मिली? जी सर, बिल्कुल। आई थिंक लॉ मेकिंग साइड को भी मैंने देखा है, अब फ्यूचर में मुझे लॉ इम्प्लीमेंटेशन साइड को भी देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट सेटअप को मैंने पहले से एक्सपीरियंस किया है और उसका अनुभव मुझे ज़रूर काम आएगा सर। अंकुर जी, सबने अपने अनुभव बताए और सबने एक मिसाल पेश की है, लेकिन आपका अनुभव जो है वो अब बेहद ख़ास है। अगर आप हमारे सामाजिक हालात देखें और आप दृष्टिबाधित हैं, तो अपना अनुभव थोड़ा सा बताइए, और किस तरह की चुनौती थी और कैसे आपने इसको ओवरकम किया? देखिए सर, मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव रसूलपुर से आता हूं, जो कि यमुनानगर ज़िले में पड़ता है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल राजकीय उच्च विद्यालय से हुई। 10वीं वहाँ से करने के बाद जो नियरेस्ट स्कूल था जहाँ पे कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की एजुकेशन मिल सकती थी, वो करीब 45 किलोमीटर दूर था। तो हम 4 दोस्त थे और हम चारों वहाँ से डेली अप डाउन करते थे वाया बस। इस दौरान कई बार बस की छत के ऊपर भी बैठकर हमने सफ़र किया है जी। तो वो सब हुआ सर। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया सर IIT रुड़की में फॉर माई इंजीनियरिंग। फ्रॉम देयर सर आई हैव डन सिविल इंजीनियरिंग। कॉलेज में भी सर इत्तेफाक से हम 4 लोगों का एक ग्रुप बना जिन्होंने एक साथ ये प्रिपरेशन शुरू की। और सर आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जो 27 तारीख को रिजल्ट आया है उसमें हम चारों का सिलेक्शन हुआ है। वाह। उनमें से एक का सर रैंक 8 भी आया है। बहुत बढ़िया। तो सर दोस्तों का भरपूर साथ मिला, परिवार का भरपूर साथ मिला,
और सर टेक्नोलॉजी का भरपूर साथ मिला। तो मुझे लगता है कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये परीक्षा मैं उत्तीर्ण नहीं कर सकता। मेरे लिए ये गेम सिर्फ समय का था सर, कि दैट हाउ मच परसिस्टेंस आई हैव टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन और वेदर दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू क्रैक मी सर। सो और आपने क्रैक किया, और सही दोस्तों का होना भी शायद बहुत ज़रूरी है, आपका अनुभव ये बताता है। आपसे बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप जो भी सवाल या कोई अपनी बात कहना चाहते हो हमारे मेहमानों से, आप में से जो भी शुरू करना चाहता हो। जी, अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है अंजलि ढिल्लो। थोड़ा ऊंचा बोलिए। मेरा नाम है अंजलि ढिल्लो जी। और मैं भी मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू। और आप लोगों से मतलब इंस्पिरेशन मिलती है देख के आप लोगों को कि हम भी ये कर सकते हैं। कहते हैं कि जीतने वाले जो जीतने वाले होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, बस काम को एक अलग तरीके से करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो अलग तरीका आप लोगों ने कौन सा किया, स्पेशली अनु मैम। अनु कुमारी, आप ही जवाब दें इनकी बात का। देखिए, मुझे अभी मैं ये तो नहीं बता सकती कि मैंने अलग तरीके से क्या किया, पर हाँ मैं कुछ पॉइंट्स पे ज़रूर थोड़ी लाइट डालना चाहूँगी। मैं जिस समय भी पढ़ती थी, मैं वाकई कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि मैं पूरी कंसंट्रेशन और डेडिकेशन से पढ़ती थी। मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे अक्सर खबर नहीं होती थी। पढ़ते पढ़ते अगर लाइट चली जाती है, पंखा बंद हो गया है, तो मुझे नहीं पता चलता था कि हाँ लाइट जा चुकी है, पसीना आ रहा है। उस तरीके की डेडिकेशन आई थिंक चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जिनका मैंने ध्यान रखा, सोशल मीडिया ये हमें बहुत बार डिस्ट्रैक्ट कर देता है। मैंने अपना व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डीएक्टिवेट कर रखा था, मैं यूज़ नहीं करती थी। शुरुआत में मैं अपने बेटे से टच में रहने के लिए डेली वीडियो चैट करती थी। फिर मुझे लगा कि दिस थिंग इज़ डिस्ट्रैक्टिंग मी, क्योंकि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने के कारण ध्यान बार बार बेटे की तरफ जाता था। तो फिर मैंने वो सब करना बंद कर दिया एंड आई टोटली कट इट ऑफ कम्प्लीटली। लगभग 1-1.5 साल के लिए मैंने किसी फ्रेंड से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। मैंने कोई भी फैमिली का फंक्शन वगैरह कुछ अटेंड नहीं किया। अगर कोई बुरा भी मानता है, नाराज़ हो जाता है, तो मैं मानती थी कि चलो फ्यूचर में समझ जाएंगे लोग कि क्या हो रहा है। उसके बाद मैं 10-12 घंटे की कम से कम डट के पढ़ाई करती थी। मेरा शेड्यूल था 10 से 4 तक सोना और 4 बजे उठने के बाद लगभग सारा दिन सिर्फ पढ़ाई में ही जाता था। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जब सुबह जाती थी तो मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनते हुए जाती थी, ईयर प्लग्स लगा के। वापस आते टाइम मैं RSTV विशेष सुनते हुए वापस आती थी, या फिर खाना खाते खाते RSTV विशेष, ताकि व्यू पॉइंट आप अच्छा बना सके। इस तरीके से मैंने टाइम का बहुत अच्छा सदुपयोग किया और मैंने हर तरीके की हेल्प का इस्तेमाल किया। मेरी एक छोटी सी बहन है जो 5वीं क्लास में पढ़ती है, मेरी मासी की बेटी। जो भी नई स्कीम आती थी मैं उसका नाम उसे याद करा देती थी और मैंने उसे बोल रखा था ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एट एनी टाइम यू विल जस्ट आस्क मी कि फ़लानी स्कीम किस चीज़ के लिए है। और मुझे कुछ याद नहीं रहता था तो मैं कहीं भी, कभी दरवाजे पे, कभी कागज़ पे लिख के सामने टांग लिया, जो चीज़ें बार बार भूलने की टेंडेंसी होती है और जो इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आई थिंक तो कुल मिला के अपने आप को अनुशासित करना पड़ता है, अपना एक प्लान बनाना पड़ता है। कोई और बात करना चाहता है? जी, अपना नाम बता दीजिएगा। This is Dr. Vatsala Srivastav. I want to ask all three of you who've been working. आप काम करते करते आप लोगों ने ये कामयाबी हासिल करी है. So is it not a very tough challenge, all three of you, and especially since he said Saurav sir is working with Rajya Sabha, so I think can you answer it? सौरभ, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप वाकई में कोई चीज़ करना चाहते हैं, आप डिटर्मिन्ड हैं, तो यू विल फाइंड अ वे आउट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटे छोटे स्लॉट्स में भी डिवाइड कर लें, आपके पास कब कौन सा फ्री टाइम बच रहा है, एंड आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को उसके हिसाब से प्रिपेयर करें, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लाइक जब मैंने काम करना स्टार्ट किया उसके बाद कम्प्लीटली मेरा दिन रिवॉल्व होता था पढ़ाई के अराउंड ही, कि मेट्रो में कुछ टाइम मिल जाए तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, टैबलेट के ऊपर कोई चीज़ देख ली, करंट अफेयर मॉड्यूल्स चेक कर लिया, रात को सोने से पहले कोई वेबसाइट के ऊपर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चेक कर ली। सो जहाँ पे भी आप उसको पिच इन कर सकते हैं, आपको ज़रूर करना चाहिए, एंड आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली डूएबल। आप में से कोई और पूछना चाहता था? जी, उधर माइक दे दीजिए। मेरा नाम मुनींद्र सिंह। सर, मेरा सवाल आपसे है, सचिन सर से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने टोटल सिलेबस पे फोकस किया या अदर बुकें भी पढ़ी? आजकल हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम अलग से बुकें पढ़ने लगते हैं, या आपने सिलेबस पे किया? शायद आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और शायद मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पहले अपने रिसोर्सेज चूज़ कर लीजिए आपको क्या पढ़ना है, या फिर आप
कोई भी 2-3 अच्छे रिसोर्सेज हर सब्जेक्ट के, इकोनॉमिक्स के एक रिसोर्स, एक वैसे ही पॉलिटी का, एक वैसे ही हिस्ट्री का, उस पर स्टिक रहिए। हो सकता है कि आप शायद एक नया सोर्स पढ़ेंगे तो शायद 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, पर आप जब एक ही पे स्टिक रहेंगे, शायद रिवाइज़ करेंगे बार बार, वो आपको याद रहेगा। और अल्टीमेटली आपको पेपर के अंदर या तो पहली स्टेज में या तो आपको टिक करना है कोई MCQs में। अगर आप सेकंड स्टेज पे मेंस में है तब आपको आंसर लिखना हो, तब भी आपको 150 से 200 वर्ड लिखने होंगे किसी भी टॉपिक पे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखें और शायद उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। वो तभी होगा कि जब शायद आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, और ये शायद बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुड़ा हुआ है इसी के साथ, अक्सर हम लोगों के साथ ये होता है कि कोई मुद्दा जैसे आता है समाज में हमारे सामने आता है तो हम उसके लिए अलग से बुक पढ़ने लगते हैं, जैसे भगत सिंह हुए, लेनिन हुए, मार्क्स हुए या अदर हुए। तो क्या वो आप भी करते थे या आप वो नहीं करते थे, सिर्फ सिलेबस में जो है वही करना है हमें? एक्चुअली मेरे को लगता है जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से लिंक्ड हैं। बट आप एक चीज़ याद रखिए कि आप शायद अभी प्रिपरेशन स्टेज में, अच्छी बात है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड, बट आप थोड़ा सा अनुशासित हो जाइए कि आपको एक लिमिटेड पीरियड में सब कुछ क्लियर करना है। एक ही बार में शायद पूरे 1 साल का प्रोसीजर है, वो भी बहुत हेक्टिक होगा। तो आप उस लेवल तक का पहले प्रिपेयर कर लीजिए जितना वो UPSC में आता है। और अच्छी बात अगर आप पढ़ते हैं बाकी चीज़ों को, बट एक जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है ना, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपके ऊपर अगर कोई भी कम्युनिज्म पे क्वेश्चन है, लेट्स से सोशलिज्म पे है, लेट्स से लो सेक्स रेशो पे है, या फिर पैट्रियार्की को लेकर है, तो आपके पास एक फ्रेम होना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों भारत में ऐसा हो रहा है, शायद बाहर ऐसा कहाँ पे बहुत अच्छी सिचुएशन है, कहाँ पे बुरी सिचुएशन है, वो सिचुएशन अलग कैसे है, कोई इनोवेटिव सॉल्यूशंस है वहाँ पे। तो जब ये आप ऐसे करते हैं तो आपको मिल जाता है। और इसके साथ साथ ऐसे सोशल इश्यूज़ के लिए जितने भी चल रहे होते हैं, राज्यसभा TV पे ऑलमोस्ट डिबेट्स आ रही होती है। उसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि उसके पैनलिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। जितना मैंने ऑब्जर्व किया, शायद 3 साल मैंने प्रिपरेशन किया प्रॉपरली, और तीनों सालों में एक चीज़ कांस्टेंट थी, वो राज्यसभा TV था। और उसके अंदर 3-4 शो शायद बहुत अच्छे हैं, इंडियाज़ वर्ल्ड या फिर बिग पिक्चर या फिर मैं भी भारत, जो कि शायद आपको वो रियलाइजेशन कराते हैं कि शायद एक अलग भारत एग्जिस्ट करता है, शायद इन चकाचौंध से दूर, शायद वो इंडिया से दूर, शायद बहुत जहाँ पे शायद पानी की व्यवस्था भी एक उनके लिए प्रिविलेज है। आप उस तरीके से प्रिपेयर कीजिए, आप शायद अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग समझेंगे। अनुदीप, मैं आऊँगा आप लोगों के पास फिर से, लेकिन 3 चरण में, 3 स्टेप्स में होता है। प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है आप लोगों का, आप जो प्रोसीजर है UPSC का, और सब्जेक्ट्स चुनना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से सब्जेक्ट्स चुनने चाहिए? कि जब पहला स्टेज है, प्रीलिम्स का स्टेज है, तो उस स्टेज पे किस तरह की तैयारी हो, मेंस में किस तरह की तैयारी हो, और ख़ास तौर पे जब आप इंटरव्यू के स्टेज पे, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं कि हम 3 बार इंटरव्यू के स्टेज पे पहुंचे लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, तो क्या सलाह देना चाहेंगे? Regarding how to approach prelims, mains and interview, prelims mostly requires one to stick to the standard sources जो भी है, ये पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, जो हिस्ट्री के लिए NCERTs, you do, it is very very crucial that you do those standard books very well. अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा somebody else will. There is, you cannot afford to miss the questions in from standard books. तो आप अच्छे तरह से वो करिए, एंड करंट अफेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर एंड 1 मंथली कंपाइलेशन करिए। जैसे है कि तो यू शुड कंप्लीट द सिलेबस 1 मंथ और 20 डेज इन एडवांस, ताकि आप रिवाइज करें लास्ट 20 डेज में। रिविजन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर स्टडीज़। इस तरीके से आप प्रीलिम्स के अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। एंड मेंस के लिए जैसे आप ऑप्शनल चुनने का वो जैसे बताइए, तो ऑप्शनल शुड बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ योर इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट होनी चाहिए इस ऑप्शनल पढ़ने में, क्योंकि देर माइट, गॉड फॉरबिड, इट माइट हैपन दैट यू मे नॉट क्लियर इन 1 अटेम्प्ट, तो दूसरा अटेम्प्ट देने के लिए कम से कम 2-3 साल पढ़ना है। तो इसीलिए आपको इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है उस सब्जेक्ट में। और दूसरी बात, यू शुड ऑल्सो बी प्रैग्मेटिक एंड सी हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑप्शनल हैज़ बीन फ्रॉम द पास्ट 6-7 ईयर्स। तो अच्छे ऑप्शनल जो मीन स्कोर्स अच्छे हैं, तो यू शुड ट्राई टू चूज बिटवीन द बेटर परफॉर्मिंग वन। तो आप ये कह रहे हैं कि बजाय आप आसान विषय चुनने के, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको पढ़ने में मज़ा आता है, वो विषय चुनना चाहिए। यस, डेफिनेटली। जैसे आसानी से, अर्लियर देयर वाज अ नोशन कि बहुत आसानी, कम सिलेबस है, इसलिए चूज़ करते हैं। मैं भी चुना हूँ, बट द परफॉर्मेंस हैज़न्ट बीन गुड।
तो यू शुड बी प्रैग्मेटिक एंड इंटरेस्ट भी होनी चाहिए एंड परफॉर्मेंस शुड बी गुड एंड मटेरियल भी अवेलेबल होनी चाहिए सो दैट यू डू नॉट वेस्ट टाइम इन नोट मेकिंग ये सब में. यू हैव लिमिटेड टाइम. In the limited time, you should prepare your optional very well. अब सचिन, अपने अनुभव से बताइए कि जैसे मैंने कहा कि कई लोगों से मैं मिला हूं जो ये कहते हैं कि मैं 2 बार 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचा हूं लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया. भारत बहुत बड़ा देश है और आप बहुत जिम्मेदार ऑफिसर बनने के लिए जिनको भारत का प्रशासन चलाना है, जिनको कानून के रूल्स फ्रेम करने हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सिविल सर्वेंट्स की. और आमतौर पर ये नोशन होता है कि आईएएस ही होता है, लेकिन आप रेलवेज भी चलाएंगे, आप दूसरे महत्वपूर्ण ऑल इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स वो सब आप लोगों को चलाने हैं. तो जाहिर है कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है. तो इंटरव्यू में आदमी कैसे तैयारी करे यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए जब जा रहा है? जहाँ तक नॉलेज का सवाल है या फिर कंटेंट का सवाल है जी, मुझे लगता है कि अगर आप 2 चरण पास करके आए हैं तो आपके अंदर वो नॉलेज है. पहले तो जो भी लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं आपके अंदर वो नॉलेज है. शायद नॉलेज के पीछे मत भागिए उस समय पे शायद पूरा का पूरा ध्यान इस चीज़ पे केंद्रित कीजिए कि आप अपने बारे में जानिए कि आपने जितना भी कुछ ज़िंदगी में किया है, शायद आपके पेरेंट्स के बारे में, फैमिली के बारे में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और सेकेंडली कि आप क्यों जाना चाहते हैं. शायद मुझे लगता है कि शायद ये दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं. क्योंकि जब आप सिस्टम में जाएंगे तो मे बी आज आपको बहुत चकाचौंध दिखती है बट अंदर जाके शायद बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. अभी भी मैं सर्विस में हूँ, आई कैन फील इट. तो क्या वो सस्टेन कर लोगे या नहीं कर लोगे और क्यों आना है. अगर आप इस चीज़ का क्लैरिटी है कि क्यों आना है. शायद सबसे मुश्किल सवाल यही होता है. मुझे याद है जब मैं पहली नौकरी के लिए गया था मीडिया में तो उन्होंने कहा कि हम आपको नौकरी क्यों दें, आप बताइए. तो आप ये कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं. बिल्कुल. और शायद वो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको ना केवल सिर्फ इंटरव्यू बट पूरी प्रिपरेशन के दौरान बहुत काम आती है. क्योंकि ऐसा होगा कि जब आपको शायद लगेगा कि ये क्लियर ही नहीं होगा या फिर फ्रस्ट्रेशन आएगी, तो वो एक मोटिवेशन जो था कि किस लिए आपने स्टार्ट किया था, क्यों आना चाहते हैं हम सिस्टम में, क्या आप क्यों चेंज एजेंट बनना है. तो वो जब जो वो एक आशाएं सामने आती हैं, जब शायद वो आंखों में जो एक नज़र आता है तो शायद वो आपको एक कैरी फॉरवर्ड देता है, एक पुश देता है डाउन फेसेस के अंदर. अनु कुमारी, आपने दूसरा रैंक हासिल किया और आपने अपनी पूरी स्टोरी हमें बताई कि कितनी मेहनत और कितनी लगन से आपने ये सफलता हासिल की है. लेकिन जैसे कि सचिन ने कहा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन कर रहे हैं. क्या सोचते हैं आप लोग एक रॉब के आप कलेक्टर होंगे, आप सेक्रेटरीज होंगे, आप जॉइंट सेक्रेटरीज होंगे, है ना, और नेताओं के बारे में कहा जाता है कि उनकी किस्मत हर 5 साल पे दांव में लगी होती है लेकिन अधिकारी हमेशा के लिए वहाँ पे होता है, देश का प्रशासन वो चला रहा होता है. क्या सोचते हैं जब आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं? सर, जो जनरली हमारे समाज में प्रेवलेंट धारणा है वो यही है कि लोग यहाँ पावर के लिए आना चाहते हैं. लोग यहाँ सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा, रोब है. लेकिन मैं सच बता रही हूँ और बिल्कुल दिल से बता रही हूँ, जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ तो वो इस कारण से लिया गया था क्योंकि मुझे कहीं आंतरिक संतुष्टि नहीं मिल रही थी जो काम मैं कर रही थी उसमें. और मुझे लगा कि इफ़ आई कीप ऑन डूइंग व्हाट आई एम डूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, व्हेन आई डाई इट विल बी अ सैड डेथ. आई विल बी अ सैड पर्सन. और मैं ये नहीं कह पाऊँगी कि मैंने एक फुलफिलिंग ज़िंदगी जी है. तो मेरे मन में कुछ इस तरीके के थॉट्स आते थे. फिर मैंने सोचा कि समाज सेवा करने का या अपने समाज में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ मिलेंगी, और उसका सीधा और साफ सा जवाब है सिविल सर्विसेज. इफ़ यू आर एन IAS, IFS, IPS ऑफिसर, आपके पास अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और आप अगर किसी चीज़ के लिए दिल से फील करते हैं तो आई एम श्योर, जैसे गांधी जी ने कहा था, इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल गेट दोज क्वालिटीज़ विच यू डिड नॉट हैव टू बिगिन विद. तो आप कुछ करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे वो क्वालिटीज़, वो गुण भी आपके अंदर आते चले जाएंगे. हौसला रखिए, भरोसा रखिए और ख़ुद में अंदर से कन्विंस होकर कुछ कीजिए. जब अंदर से कन्विक्शन आता है ना, तो सामने वाला बंदा खुद ब खुद कन्विंस होता है कि हाँ ये ठीक कह रहा है. अनुदीप, आजकल हम देख रहे हैं कि सिविल सर्विसेज में, और आप लोगों का भी बैकग्राउंड देखें तो आप लोगों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उसमें बहुत पैसा है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप विदेशों में जा सकते हैं. क्या है कि आप इंजीनियरिंग छोड़ के, अगर ये रॉब
का मामला नहीं है, पावर का मामला नहीं है, तो क्या है कि आप कम पैसे में, कम तनख्वाह में सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं? It's a very important question. As my friend Anu Kumari has just said, money cannot be a motivator for 30 years of your career. At the age 50 or 55, when you look back on your career, you cannot just have a corporate life where you had just earned money. You should have had substantial impact on people. You should shape some lives. और उनको देख के हमको लगता है कि हाँ एक अच्छी ज़िंदगी हमारी हुई है. So that is the single biggest motivator for me to leave a good company like Google and corporate life engineer, which was paying me well. And as I said, your life should be substantially meaningful. And I felt that even as working as an IRS officer, my belief only got strengthened that when I recovered, say, some crores of rupees from a tax defaulter, it used to make me more happy than when I was working at Google. So that has also drove me towards getting into IAS, where the interaction between public is much more direct, where you can implement policies on the ground. अंकुरजीत, आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि सोशल मीडिया से आदेश यादव हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने फेसबुक पे हमसे ये आग्रह किया कि हम आप लोगों से एक सवाल पूछें कि हिंदी माध्यम से पढ़ने वालों के लिए सिविल सर्विसेज बहुत मुश्किल क्यों नज़र आती है। जैसे आपने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि आप राजकीय उच्च विद्यालय से पढ़े हैं और मेरा भी इत्तेफाक से मैंने भी राजकीय उच्च विद्यालय तिलपत से पढ़ाई की और जब मैं अपने मीडिया में अपने दोस्तों को बताता हूँ तो वो कई बार भरोसा नहीं करते हैं इस बात का। तो क्या हिंदी माध्यम से पढ़ने वालों के लिए ज़्यादा मुश्किल है सिविल सर्विसेज? सर पहली बात तो जो मैंने ये परीक्षा लिखी है, मैंने इसको इंग्लिश मीडियम में लिखा है जी, बट स्टिल सर जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन और अर्ली एजुकेशन हुई है वो हिंदी में हुई है। धीरे धीरे सर 12th में आते आते और खासकर इंजीनियरिंग में IIT में सारी जो एजुकेशन है वो सर इंग्लिश में होती है, तो अडेप्टेबिलिटी हो जाती है उसके हिसाब से। लेकिन सर मैं ये कहना चाहूँगा कि भाषा मुझे नहीं लगता कि एक बैरियर है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। कुछ एक चैलेंजेस ज़रूर हैं क्योंकि मटेरियल जो है वो रेडली एक्सेसिबल नहीं होता हिंदी भाषा में, बट स्टिल सर आई थिंक उसका हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि सर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मेरी जो लार्ज पार्ट ऑफ माय प्रिपरेशन वाज ऑनलाइन, वेरियस वीडियोस, स्पेशली द राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी के सर जितने भी प्रोग्राम्स थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मैं कहूँगा कि 60% मेरी तैयारी यहीं से होती थी, भले ही वो डेली शोज हों लाइक बिग पिक्चर या देश देशांतर, यहाँ सर जो वीकली आते हैं लाइक इंडियाज वर्ल्ड हो गया, पॉलिसी वॉच हो गया। तो सर हमारा जो सिविल सर्विसेज का जो पेपर है, जो सिलेबस है, आज की डेट में सर इतना डायनामिक पेपर बनता है कि अगर आप जो भी हमारे आसपास इश्यूज चल रहे हैं आप उनको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता सर कि ये एग्ज़ाम क्लियर करना आसान है। बेसिकली आप अपने देश को समझें, इस देश के समाज को समझें और इस देश के मुद्दों को समझें, ये बहुत ज़रूरी है सर। और सिर्फ एक नज़रिए से नहीं सर, कई सारे नज़रियों से, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सर किसी एक बिल के लिए, किसी एक घटना के लिए कोई एक ओपिनियन हो सकती है, लेकिन सर जब आप डिबेट देखते हो, कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स विद सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और सर एकेडमिशियंस, तो सर आपको उस चीज़ के बारे में एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है। और क्योंकि सर राज्यसभा के जो आपके जो एपिसोड्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं जी जी, तो सर मुझे नहीं लगता कि भाषा उतना बड़ा एक बैरियर है। और जो स्टैटिक सोर्स है, स्टैटिक मटेरियल हैं, वो हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है सर चाह होनी चाहिए, मुश्किल कुछ नहीं है। ज्ञान के रास्ते में भाषा रोड़ा इतना बड़ा सर बैरियर मैं नहीं मानता। अनुदीप, आपसे भी मैं ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि जैसे हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी बार बार बोलते हैं कि जो आपकी मातृभाषा है उसमें पढ़ाई होनी चाहिए, वो आसान होती है, लेकिन भाषा कितनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब ऑल इंडिया लेवल का और वो भी UPSC के लेवल का एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का? I don't think language is a barrier in a sense that if you write in one language that आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और एक लैंग्वेज में लिखने से मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। द ओनली बैरियर एज माई फ्रेंड हैज़ पुटेड कि मटेरियल अवेलेबल नहीं हो सकता है कभी कभी, बट आजकल इफ़ यू सी लास्ट 2-3 ईयर्स से चेंज हो रहा है। लास्ट ईयर फ्रॉम माई ओन फ्रॉम यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, गोपाल कृष्णा, वो तेलुगु माध्यम से पढ़ा है एंड ही कम्स फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, वो क्लियर किया विथ ऑल इंडिया रैंक 3 एंड पीपल लाइक देम आर एन इंस्पिरेशन टू मेनी पीपल फ्रॉम रूरल टाउन्स एंड विलेजेस who do not have access to English language. और आजकल इंटरनेट भी बहुत सारा उपयोग हो रहा है. As my friend put it, technology has really
डेमोक्रेटाइज इंफॉर्मेशन जो आप एक स्मॉल टाउन में बैठ के भी आप एक क्लिक ऑफ द बटन में यूट्यूब के आप राज्यसभा डिबेट्स देख सकते हैं। ये पहले 10 साल पहले दिस वाज नॉट पॉसिबल, एंड विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ एनीबडी कैन क्रैक इट विद एक्सेस टू जस्ट एन इंटरनेट। सचिन, हमने जैसे शुरू में कहा कि एक वक्त था जब सिविल सर्विसेज कुलीन तबकों के लिए आरक्षित मानी जाती थी, कुलीन परिवारों से लोग आते थे, और अब क्या आप ये मानते हैं कि आसान हुआ है आम आदमी के लिए, आम परिवारों से आने वाले, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के लिए सिविल सर्विसेज में जाना? मेरे को लगता है बिल्कुल, शायद इस साल के शायद अभी हम लोग 5 खड़े हैं जो शायद यही इसका उदाहरण है। हाँ। शायद मैं एक किसान का बेटा हूँ, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हाँ। शायद शी इज़ बीइंग अ मदर, इन्होंने प्रिपरेशन किया है, उन्होंने दिव्यांग होने के बाद प्रिपरेशन किया, बहुत कठिनाइयों के बाद इन्होंने शायद जॉब के साथ 24/7 जॉब के साथ किया है, और शायद वो तस्वीर बदल रही है। कहीं ना कहीं एक नए भारत का निर्माण हो रहा है जहाँ पे शायद अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं, बट शायद उन तबकों की तरफ भी जहाँ आकांक्षाएं बढ़ी हैं तो अवसर भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों के तरफ मैं आना चाहूँगा फिर से, अगर आप में से कोई सवाल पूछना। जी, अपना नाम बता दीजिएगा। जी नमस्कार, मेरा नाम चंद्रीप पांडे है। सबसे पहले आप सबके संघर्ष को बहुत बहुत बधाई, आज उसको सफलता मिल गई है। मेरा प्रश्न आपके आने वाली चुनौतियों को लेकर है कि जनता और प्रशासन के बीच जो संवाद है वो लगभग आज इंटरनेट का ज़माना है फिर भी कटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष का अगर एक संघर्ष आप याद करें मध्य प्रदेश का, जहां किसानों को अपने दूध को बहाना पड़ा, मिर्ची टमाटर सब फेंक के उनको विरोध प्रदर्शन करना पड़ा क्योंकि प्रशासन उनकी बात नहीं सुन पा रहा है। तो आप जब अलग अलग राज्यों में होंगे, अलग अलग ज़िलों में, तो तमिलनाडु के किसान को यहाँ दिल्ली आके प्रदर्शन करना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा कठिन है। तो उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे एड्रेस करेंगे जो जनता और प्रशासन के बीच का संवाद है? सचिन, इन्होंने जो सवाल पूछा उस को लेकर आपके पास आना चाहता हूँ। आप एक प्रशासक की भूमिका में होंगे, कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप इसको? चुनौतीपूर्ण है ये, क्योंकि शायद पिछले कुछ समय में बहुत आंदोलन हुए हैं देश के अंदर, शायद कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना आप देखते हैं, बट मुझे लगता है कि जैसे इसके अंदर क्रिटिकल लिंक है कम्युनिकेशन गैप का। शायद कहीं ना कहीं वो आंदोलन शायद इतना बड़ा इसलिए हो गया, शायद वो जो लोगों की शायद प्रॉब्लम थी या आक्रोश था उसको एडमिनिस्ट्रेशन से भांप नहीं पाया, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो करना चाह रहा है उनके लिए शायद जो भी पॉलिसीज़ बनी है, स्कीम्स बनी है, वो कहीं ना कहीं उससे सहमत नहीं है या फिर उनको पता नहीं है। ये मैंने देखा है, इवन मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में देखा है कि कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ की जागृति नहीं है। तो मुझे लगता है जब आप ये चीज़ों को देख रहे होंगे, शायद जब मैं भी इस जगह पे पहुंचूंगा तो शायद हमें एक चेंज एजेंट से हमें एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बनाने होंगे, शायद ऐसे लोगों को बिल्ड करना होगा जो कि लोगों के जो प्रशासन का के संवाद को लोगों के बीच के लोग हों। बिल्कुल, और वो फीडबैक दें एडमिनिस्ट्रेशन को, जिससे कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। और ऐसा मेरे ज़िले में हुआ है, और शायद इससे कि बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी आया है, क्योंकि एक फीडबैक से एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉलिसी शायद बेटर इम्प्लीमेंट कर पाता है, और शायद लोगों को भी लगता है कि शायद उनकी सुनवाई हो रही है। जी, अनुदीप, आपके पास इस सवाल को लेके आना चाहता हूँ कि फीडबैक कितना इम्पॉर्टेंट है और प्रशासन का संवाद लोगों के साथ, क्योंकि मेरा अपना अनुभव ये बताता है कि जैसे अभी हम लोग तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बॉर्डर के जो आदिवासी हैं उन इलाकों में थे। तमिलनाडु के हिस्से में जो पीवीटीजीज हैं उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन केरल में थोड़ी सी बेहतर है, और वो इसलिए है कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संवाद के लिए उन्हीं की कम्युनिटी का एक आदमी को अपॉइंट किया गया है जो फीडबैक देता है कि स्कीम्स कितनी कामयाब है, कितनी नहीं है। तो फीडबैक कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी नज़र से, और दूसरा टेक्नोलॉजी किस तरह से उसमें मदद कर सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो माई एक्सपीरियंस एज एन IRS ऑफिसर इन द पास्ट 3 years, स्पेशली इन द पास्ट 1 year विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, ये मुझे एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया है कि हाउ फीडबैक हेल्प्स इन बेटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। जैसे GST जब आया है, इट वाज अ वेरी यूनिक रिफॉर्म, जो वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन एज अ फील्ड ऑफिसर्स हमको ये टास्क दिया गया कि वी शुड टेक कंटिन्यूस फीडबैक फ्रॉम ऑल द
public, general public. So we formed CBEC was very proactive, Central Board of Indirect Taxes and Customs, very proactive in making field level committees. And हम retail store जाके we were taking feedback from the officers और वो feedback हम दिल्ली तक देते थे. And based on that you can see जैसे हमने feedback दिया कि बहुत सारे चीज़ जो है 28% स्लैब में आ रहे थे. एंड देन बेस्ड ऑन आवर फीडबैक इन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग लेटर द नंबर ऑफ आइटम्स वाज प्रूव्ड डाउन. तो दैट इज हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू बी प्रोएक्टिव टू गेट पीपल इन्वॉल्वड इन द पॉलिसी so that ultimately public भी benefit हो जाए and then policy will be also be implemented very effectively. जी सौरभ, आपके पास आना चाहता हूँ कि जो हमने बात की फीडबैक की, आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाता है. क्या आपको लगता है कि प्रशासक की नज़र से थोड़ा सा आसान हुआ है जनता के साथ संवाद करना, अपनी योजनाओं को नीचे लेके जाना, या किस तरह की योजना बनाई जानी चाहिए, उस तरह का फीडबैक लोगों से आना? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से हर चीज़ को इस नज़रिए से हमें देखना चाहिए. जैसे अगर आप पॉलिसी बनाते हैं जी, तो उसका एक फॉर्मुलेशन का स्टेप होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन स्टेप होता है और एक रिस्पॉन्स है जिसे फीडबैक कहते हैं. तो अगर ये तीनों चीज़ों का साइकिल एक तरीके से बढ़िया रहेगा तो उसका आउटपुट अच्छा होता है. तो डिजिटल इंडिया जो अगर हम उसे कंसिडर करें तो इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना पब्लिक को और उनको ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पॉलिटिकल क्लास के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. उस तरीके से हमें मालूम पड़ता है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं. प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव है ई-नैम जी, उससे आप एग्रीकल्चरल मार्केट्स को कनेक्ट करते हैं और मिडलमैन्स का रोल कम करते हैं. तो इस हिसाब से आई थिंक किसानों को अपने हक के बारे में और बाकी कम्युनिटीज़ को भी अपने राइट्स के बारे में मालूम पड़ रहा है. एक सिंगल RTI फाइल करने से आप देश के बड़े से बड़ी चीज़ें जान सकते हैं. तो दैट इज़ आई थिंक एम्पावरिंग अ सिटीज़न. एक असली पावर आपके हाथ में डिजिटल इंडिया के थ्रू ही आ रही है. तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है और इसे इसी डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू करना चाहिए. अंकुर जी, तो एक प्रशासक के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो जो योजनाएं बना रहा है लोगों के लिए, लोग उससे कन्विंस्ड हों कि ये उनके भले के लिए है. अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है, ख़ास तौर पे ग्रामीण इलाकों में अगर आप देखें या आदिवासी इलाकों में आप देखें, उन योजनाओं को वो इस तरह से देखते हैं कि ये खाना पूर्ति के लिए ज़्यादा हैं, उसमें से जो हासिल हो जाए ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं नज़र आते हैं. तो इस चुनौती को कितना बड़ा मानते हैं और क्या आपको लगता है कि रास्ता हो सकता है? सर, चुनौती तो है ये, लेकिन मैं इसको, जैसा कि मेरे से पहले वाले स्पीकर ने बोला कि 3 लेवल होते हैं किसी भी पॉलिसी को बनाने के, इम्प्लीमेंट करने के और ये देखने की कि क्या वो कारगर है या नहीं. तो सर मुझे लगता है कि हमें इनिशियल स्टेज से शुरू करना चाहिए. अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी को अगर पॉलिसी फॉर्मुलेट हो रही है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन सर होना चाहिए ग्रास रूट लेवल के डेटा के बेस पे. क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस बेस पे सर हम एक पैन इंडिया टाइप की अप्रोच नहीं ले सकते बिकॉज वी आर सच अ डाइवर्स कंट्री. दूसरा सर इम्प्लीमेंटेशन सर तभी आसान होगा जब पॉलिसी कोहेरेंट होगी एज पर द ग्रास रूट रियलिटी. और दूसरा सर, जिनके लिए वो पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है दे वुड बी अवेयर अबाउट दैट पॉलिसी. इसी के साथ में सर तीसरी स्टेज पे आना चाहूँगा, दैट द एक्चुअल बेनिफिशरीज. मेरे हिसाब से सर एजुकेशन ऑफ द पीपल हु आर द बेनिफिशरीज और हु आर द टारगेट ऑफ दैट पॉलिसी, they should be properly educated. They should know that what is the requirement and what are the goals which we are going to achieve. तो सर मुझे लगता है कि तीनों स्टेज के ऊपर, फॉर्मुलेशन स्टेज के ऊपर सर प्रॉपर ग्रास रूट लेवल का डेटा होना चाहिए, पॉलिसी सिचुएशन के हिसाब से बननी चाहिए. इम्प्लीमेंटेशन सर तभी सक्सेसफुल होगा अगर भागीदार जो लोग हैं वो अच्छे से एजुकेटेड होंगे. तो एजुकेशन को सर सबसे इंपॉर्टेंट लिंक मानता हूँ इस सब के अंदर. तभी सर हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो यथार्थ, मतलब ग्रास रूट लेवल पे सर कुछ चेंज ला सकती हैं. अनुकुमारी, इन्होंने डेटा की बात की कि ग्रास रूट से डेटा आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस इलाके में किस तरह की ज़रूरत है और उसी तरह की योजना वहाँ पर बनाई जानी चाहिए. लेकिन अभी जब हम देखते हैं चर्चाओं में, अखबारों में, मीडिया में, आपने भी सुना होगा और बाकी लोग भी सुनते होंगे, आधार को लेके बड़ा डिबेट हमको नज़र आता है, डेटा चोरी को लेके बड़ा डिबेट नज़र आता है, उसके गलत इस्तेमाल को लेके, आपके निजता के अधिकार को लेके. और दूसरी तरफ डिबेट ये है कि जिनको फ़ायदा पहुंचना चाहिए, सब्सिडीज़ का, स्कीम्स का, एक्चुअल बेनिफिशरीज जो हैं उन तक पहुंचने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है. तो आपको एहसास है कि एक प्रशासक के तौर पे आप इस दौर में
सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं जब ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है और बहुत ज़बरदस्त डिबेट है। एक तरफ डाटा के सही इस्तेमाल का डिबेट है, दूसरी तरफ निजता का मामला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिबेट है जो अभी चल रहा है हमारी कंट्री में। एक तरफ आधार की उपयोगिता का मामला है और दूसरी तरफ है लोगों की पर्सनल लाइफ एंड उनकी प्राइवेसी का मामला। सर, इसमें मैं कहना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया था जहाँ ऑनरेबल जजेस ने बोला था कि केवल यह कारण कि इसका गलत उपयोग किया जा सकता है, यह एक कारण नहीं हो सकता आधार को पूरे इनिशिएटिव को दबाने के लिए। तो सर, मेरा ये मानना है कि हाँ, लोगों की प्राइवेसी को हमें प्रमोट करना चाहिए, उसे हमें सिक्योर करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आधार इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इम्प्लीमेंटेशन अगर हम उसका अच्छा कर देंगे तो इससे इतने अच्छे फ़ायदे निकल के आ सकते हैं जो कि हम देख रहे हैं। करोड़ों का हम अपना ऑलरेडी सेविंग कर चुके हैं। लेकिन क्या आपको इस बात का एहसास है कि ये जो टाइमिंग है जब आप ज्वाइन कर रहे हैं इंडियन सिविल सर्विसेज को, वो दौर सोशल मीडिया का है। आप अपनी तैयारी के वक्त में सोशल मीडिया से दूर हो सकती हैं, लेकिन एक बार अफसर बनने के बाद आप उससे दूर नहीं रह सकती हैं। वो भी एक फीडबैक का बड़ा जरिया है। तो इसको आप चुनौती मानती हैं या अवसर मानती हैं? सर, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज़ किया है। इनफैक्ट आज ही हमें ये भी सुनने को मिला कि आप जिस दौर में आप लोग सिविल सर्वेंट्स बन रहे हैं, पुराने समय में जब सिविल सर्वेंट्स बनते थे तो उनके सामने ये मामला नहीं था। अगर आज के दिन हम एक गलती कर देते हैं तो पूरा सोशल मीडिया वुड बी फुल ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू एंड दे वुड इमीडिएटली कम टू नो कि हाँ, फलाने ऑफिसर ने फलानी जगह ये गलती की है। तो बिल्कुल ये एक बड़ी चुनौती भी है, लेकिन सर चुनौती से ज़्यादा मैं इसे एक अवसर मानती हूँ। जब इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी आती है कि तुरंत किसी की गलती को पकड़ा जा सकता है, तुरंत किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, तो इससे हमारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिवनेस तीनों चीज़ें आती हैं। तो ये चुनौती तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा अवसर है। जी, और एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूँगा। कार्यक्रम में बहुत कम समय बचा है, आप इनको माइक दे दीजिए प्लीज़। अपना नाम पहले बता दीजिएगा। सर, मेरा नाम अखिल अनी है। सबसे पहले मैं आप सबको जोर से बोलिए, आपका नाम मुझे सुना नहीं। अखिल अनी। जी अखिल, बोलिए। जी, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा हरिवंश राय बच्चन की पहली दो पंक्तियों के साथ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप पाँचों आज उदाहरण से कम नहीं है इसके। जी। उसके बाद मैम ने जैसा कहा कि उस एक दो लाइनें थी कि दुनिया कहती छोड़ दो दुनिया को जीतना है तो बोलो कैसे छोड़ दो दुनिया में जीना है तो। वाह, अनु जी, आप भी लिखती हैं क्या? नहीं सर, क्योंकि आपकी बातचीत सुन के ऐसा लगता है कि आप शायद कविताएं या कहानियां लिखती हों। सर, मुझे अच्छे थॉट्स कलेक्ट करने का शौक है और खासकर स्वामी विवेकानंद के थॉट्स। अरे वाह। तो उससे शायद आपको लगा होगा। जी 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 जी। और कोई अपनी जी और कोई बात कहना चाहता है आपने? सर, एक कभी कंप्लीट नहीं था। नहीं, कविता छोड़ दीजिए। कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, कंप्लीट करिए, चलिए। सर, कंप्लीट ये था कि मैम से पूछना था कि क्या ये ज़रूरी है कि हम दुनिया से, मतलब जैसे आपने कहा कि ये सब चीज़ छोड़ दे तभी हम कुछ अलग, मतलब इस लेवल पे आ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल अनु, बिल्कुल। बहुत ये सवाल एक्चुअली मेरे भी दिमाग में आया था और उस वक्त स्लिप हो गया कि क्या ये ज़रूरी है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब से कट जाएं, किताब और अखबार और रेडियो के अलावा किसी के साथ नहीं रह सकते, या आप नॉर्मल रूटीन के साथ भी कर सकते हैं? सर देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके की सिचुएशन में मैं थी, ड्यू टू द एज फैक्टर मेरे से पास सिर्फ 2 चांसेस थे। तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। आपकी स्थिति थोड़ी अलग थी। और सर दूसरा, मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। तो उसको देखते हुए भी अगेन मुझे एक्स्ट्रा कॉशियस और एक्स्ट्रा ड्यूटी बाउंड होना था। एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगी, हाँ, टोटली कट ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, स्वयं को अनुशासित करने के लिए कुछ हद तक आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। फोकस होने की कम से कम हाँ, ये ज़रूरत होगी। और अगर आप लिमिटेड टाइम में और बेस्ट रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आपको लाइफ में उस समय अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। जी, आप जी उनको दे दीजिए माइक। हाँ, संजय, एक बार उनके सवाल ले लें, फिर आप। Hi, congratulations to all first. My name is Satinder and I just want to ask that, like,
our exam is approaching like pretty soon. I want to know that what is the things that students like us should keep in mind कि क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है कि लास्ट मोमेंट पे आपको ये सब करना है, स्पेशली इन प्रीलिम्स और स्पेशली इन मेंस, क्योंकि वो एक बहुत लंबा एग्जाम है, 1 हफ्ता चलता है. लाइक एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड व्हाट इज इट दैट यू शुड लाइक आपको वो बनाए रखे, वो आपका माइंडसेट आपका बना रहना चाहिए कि मुझे ये करना ही है. सो हाउ डिड इट लाइक व्हाट ऑल यू गाइस डिड? अनुदीप, 2 टिप्स आप दीजिए और 2 फिर सचिन देंगे. I'll give my tips for mains because mains was one of the things is the main thing that I had failed at previous attempts. So I can understand what works and what doesn't. It was in the main stage that I had failed 3 times. I couldn't make it to the interview. One thing that is very crucial, mains is like a marathon, and you cannot expect कि last उसी दिन में आप जाके एक marathon you can run it. उसके लिए आपको पहले वो रनिंग जैसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग इन द लिमिटेड टाइम गिवन. एंड जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट इन 3 आवर्स, विच एवरीबडी नोज. एंड जैसे मेरे हैंड राइटिंग बहुत ही स्लो है, तो दैट वाज अ वेरी बिग हैंडीकैप फॉर मी बिफोर, बट दिस टाइम आई हैड इम्प्रूव्ड माई राइटिंग स्पीड थ्रू प्रैक्टिसिंग टेस्ट. तो जैसे आपका प्रीलिम्स खत्म होगा, so please take a test series or you practice at home, but practice in the time limit given, so that you ensure you complete your paper. That itself will boost your score a lot compared to rather than going after 5-6 books for the same thing. And limit your sources. जितना टाइम आप रीडिंग में देते हैं, उतना टाइम आप राइटिंग प्रैक्टिस में भी दे दीजिए. सचिन, ये 2 चीज़ें तो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है. प्लस उसके साथ जो 2 चीज़ें और कर सकते हैं आप, एक हर इशू के ऊपर जो भी आपको लग रहा है कि पिछले 1-2 साल से चल रहे हैं, जस्ट मेक अ नोट आउट ऑफ इट. कुछ फैक्ट्स कलेक्ट कर लीजिए, उसके बारे में कुछ केस स्टडी कलेक्ट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए. बिकॉज आपको एट द एंड 100-150 वर्ड्स में ही आंसर देना है. वो 200 वर्ड्स अगर आप अच्छे से लिख लेंगे तो शायद एग्जामिनर कन्विंस हो जाएगा कि आपको आता है, rather than going for different sources, जैसे कि उस अनु ने बोला. और एक और चीज़, आप जब आप जो टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आप प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो इस लिमिटेड टाइम में कीजिए. बिकॉज आप शायद एक डीमोटिवेशन आएगा जब आप लिख रहे होंगे कि आप शायद 7 मिनट अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए चाहिए तो आप शायद 15 मिनट ले लेंगे कि अभी स्टार्टिंग है. बट ठीक है, स्टार्टिंग के लिए फिर भी ठीक है, बट आप जितनी जल्दी उस प्रैक्टिस को लेके आएंगे कि 7 मिनट में ही लिखना है, तो वो आपको हेल्प करेगा. और जितने ज़्यादा लिख सकते हैं उतना ज़्यादा लिखिए, बिकॉज मेन्स इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग. जी सचिन, मैं आऊँगा अंकुरजीत आपके पास, लेकिन सौरभ आपसे और अंकुरजीत आपसे भी, दोनों से ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब तैयारी आप कर रहे होते हैं तो किसी एकेडमी में जाके किसी टीचर के साथ तैयारी करना कितना महत्वपूर्ण होता है? जी, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. बट मेरा ये मानना है कि अगर आप बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ आ रहे हैं एग्ज़ाम में, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, तो आपको तब डेफिनेटली कुछ गाइडेंस लेनी चाहिए. बिकॉज ऑलमोस्ट सारी कोचिंग सेंटर्स और टीचर्स आपको एक बेसिक थ्रेशोल्ड ऑफ नॉलेज तक ला सकते हैं. उसके बियॉन्ड आपको बेसिक्स के बाद खुद इम्प्रोवाइज करना है. फाइनली आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है. सो उस बेसिक नॉलेज के लिए आप ज़रूर जा सकते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जाना ही है. बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड है और ऑलमोस्ट हर चीज़ के ऊपर एक वीडियो आपको यूट्यूब पे ज़रूर मिल जाएगी या लेक्चर्स ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं. तो आई थिंक दोनों ऑप्शंस हैं, तो ज़रूरी नहीं है. सर, कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी, ये काफ़ी पर्सनल डिसीजन है. अगर कुछ मानता है कि उसको ज़रूरत है तो ये बोला जा सकता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ कोचिंग लेने से एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है. क्योंकि सर मैंने कभी कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं ली. ऑनलाइन जो भी मुझे कंटेंट मिला वो सफिशिएंट रहा मुझे लगता है. रही बात सर इस एग्ज़ाम को अप्रोच करने की, जो कि इससे पहले का क्वेश्चन था, उस बारे में मैं कहना चाहूँगा स्ट्रेटजीज कुछ भी हो सकती हैं. यू नो दैट यू वांट टू रीच एट द पीक, तो आप रास्ता कुछ भी अपना सकते हैं. पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अप्रोच होनी चाहिए. हमारा सिलेबस एकदम कन्फाइंड है, वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है सिलेबस, तो आपको हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए. तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई दिस टॉपिक इज़ देयर. फॉर एग्जाम्पल, आर्ट एंड कल्चर इज़ देयर एंड दिस ईयर देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन द coinage. So it is just not restricted to the coinage of a specific Gupta age. वो जानना चाहते थे कि सिक्कों के साथ साथ हमें उस टाइम की जो इकोनॉमी है, जो उस टाइम की सोशल लाइफ है, उसको कैसे लिंक कर सकते हैं. सिमिलरली द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, उस चीज़ के बारे में हमें एक वाइडर पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए. क्योंकि क्वेश्चन ओपन एंडेड होता है, लेकिन जो की पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन में, स्पेशली इन मेंस,
वो इस क्वेश्चन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमें किस एक डायमेंशन में बात करनी है। तो मुझे लगता है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्यों है और उसको कहाँ से प्रिपेयर करना है, ये 3 चीज़ों का अगर आपको आंसर मिल जाता है। जी अंतरजीत, माफ़ कीजिएगा मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज पे एक और सवाल पीयूष कुमार ने भेजा है। उनका ये कहना है कि इंटरव्यू में हिंदी माध्यम के छात्र का इंटरव्यू ऐसे व्यक्ति क्यों लेते हैं जिन्हें हिंदी आती नहीं है, अनुवादक कितनी सहायता करते हैं, इसमें भी संदेह है। मेरा मानना है कि हिंदी मीडियम के छात्रों का इंटरव्यू हिंदी के अच्छे जानने वाले को करना चाहिए। आप अनुदीप कितने सहमत हैं इस बात से? I have given my interview in English, so I don't think I'm the right person. लेकिन अच्छा आप सचिन, पहले तो शायद एक डिमोटिवेशन है, शायद ऐसा समझते हैं लोग कि शायद हिंदी माध्यम वालों के लिए शायद ये एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरी डिबेट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बार बार आया। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस भावना को निकालिए कि आप नहीं, या फिर हिंदी माध्यम में शायद मुश्किल होता है। लेकिन हिंदी माध्यम के लोग तो बहुत आते हैं, इलाहाबाद से, दिल्ली विश्वविद्यालय, सब तो हरियाणा से लोग आ रहे हैं। जी जी आप कुछ मेरा इंटरव्यू था एंड इंटरव्यू मेरा मैंने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ की थी, बट द फर्स्ट थिंग जो हमारे चेयरमैन ने मुझे कही थी बात, even though your language is English, but you may choose to answer in English, हिंदी और मिक्स द 2 लैंग्वेजेस। ये कम्प्लीटली आपका प्रोगेटिव है। तो बड़ी बात यह है कि आप क्या कहते हैं, किस भाषा में कहते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण शायद नहीं है। क्या कहते हैं आप क्या कहेंगे? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो इंटरव्यू की प्रोसेस है ये बहुत ही इंक्लूसिव और बहुत सोच समझ के बनाई हुई प्रोसेस है। जैसा मेरे फ्रेंड ने कहा, बिल्कुल यही सिचुएशन मेरी फ्रेंड ने भी फेस की है। उन्होंने अभी इसी वर्ष 80th रैंक प्राप्त किया है और उन्होंने हिंदी माध्यम लिखा था इंटरव्यू के लिए। लेकिन जब वो इंटरव्यू रूम में गई तो सर ने उन्हें बोला, आप हिंदी में देना चाहती हैं, आप इंग्लिश में देना चाहती हैं या बायलिंगुअल, इट इज़ ऑल अप टू यू एंड वी आर ओके विद एवरीथिंग। और उस लड़की को उन्हें हिंदी माध्यम इसलिए ही चुना था, हालांकि उसने इंग्लिश मीडियम में पेपर्स लिखे थे, क्योंकि उसे लगता था कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, स्पोकन इंग्लिश, कि मैं फ्लुएंटली बोल सकूं। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे इतने कॉन्फिडेंस और आराम से बोला कि आप कुछ भी चूज़ कीजिए और वो आपको इतना कंफर्टेबल बना देते हैं। ट्रस्ट मी, हिंदी में बोलना या हिंदी ये मानना कि उन्हें हिंदी अच्छे से समझ नहीं आ रही है, ऐसा इस तरीके का कोई इशू, कोई कंसर्न नहीं है। जी। और अनुदीप, आप पहले से सिविल सर्विसेज में हैं, IRS, आप GST जो सबसे बड़ा बदलाव इस देश में माना जा रहा है टैक्स रिफॉर्म्स के मामले में, और आपने अपना रैंक सुधारने के लिए फिर से सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और आपने टॉप किया। तो रैंक सुधारा नहीं, मतलब बेस्ट रैंक पॉसिबल आपको मिला। लेकिन एक सोशल मीडिया से ही हमारे मित्र ने एक सवाल किया है, उनका नाम मैं अभी भूल गया हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा था सवाल। उन्होंने कहा कि साहब रैंक सुधारने के लिए जब आप अपीयर होते हैं तो आप एक और कैंडिडेट का चांस मार रहे होते हैं। नहीं, he has a point, but ultimately ये जो एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव है and each person has their preferred services and this exam, it's once you start the new attempt, it's on a blank slate. जैसे because I am in IRS मुझे कोई advantage नहीं मिलता है same interview में, in fact they will want you to justify क्यों आ रहे हैं, and if you are unable to justify, आपका नंबर भी कम देते हैं कि you are just coming after power, तो you have to convince them that you are fit for a service that you want to be in. जो I think it's a fair game. That when once you are giving a new attempt, whether you are in service or not a service, it does not matter. नहीं, बिल्कुल सबके लिए दरवाजे खुले और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये टॉप रैंक नहीं मिलता तो किसी और का हो जाता है। ऐसा ये सबके लिए एक फेयर चांस होता है सबके सामने। और कार्यक्रम का समय ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों की सफलता की कहानी हमने सुनी और आप इतनी दूर से हैं। एक सवाल आप सबसे ज़रूर पूछूंगा। अनुदीप, एक सिविल सर्वेंट के तौर पे what will be your priorities? Priorities, one thing that IRS experience has taught me is कि एक टाइम पे और एक जगह पे problems are different. We cannot go with one approach कि मैं ऐसा ही करूँगा and इसी सेक्टर पे concentrate करूँगा। जैसे तेलंगाना में issues where a dry land, उधर irrigation का issues हैं, and if you go to northern like Haryana, their female infanticide is an issue. तो अलग-अलग geographies में मिलने पे अपने राज्य जाना चाहेंगे? हाँ, मेरा प्रेफरेंस, मैंने फर्स्ट मेरा होम कार्डर दिया। वाह। तो आई एम होपफुल टू गेट दैट। अनु कुमारी, आप क्या करना चाहेंगी?
सी मेरे लिए विमेन एम्पावरमेंट एक मेन प्रायोरिटी रहेगा। और इसके अलावा इन जनरल बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सिविल सर्वेंट की, उसे सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाना है। बट ओवरऑल एक सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लाना और ट्रांसपेरेंसी लाना, उस पर मेरा विशेष फोकस रहेगा। सचिन, कई बार सवाल पूछा जा चुका होगा अब तक आपसे कि आप क्या करना चाहेंगे अफसर बन के। शायद अफसर नहीं कहूँगा मैं, एक शायद सर्वेंट बोलूँगा कि शायद अब जिम्मेदारी बढ़ गई है और शायद अब शायद वो समय आ गया है कि जब जिस चीज़ के लिए मैं आया था, शायद जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, वो चेंज एजेंट बनने का। और कहीं ना कहीं शायद अनुदीप ने बिल्कुल सही कहा कि शायद उस प्री ऑक्यूपाइड नोशन से नहीं जाना है कि यही प्रॉब्लम पे काम करना है या फिर ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, क्योंकि एक हर डिस्ट्रिक्ट और एक इवन एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर शायद विभिन्न तरह के भारत है, शायद विभिन्न तरह की कम्युनिटीज़ रहती हैं। जी, और आजकल प्रधानमंत्री सीधे जिला अधिकारियों से बात करते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ जो पिछड़े हुए ज़िले हैं, तो ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास होता होगा और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी का भी एहसास होता होगा। सौरभ, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? सर, सबसे पहले तो आई थिंक मैं सिविल सर्वेंट्स की इमेज को थोड़ा सा और बेटर करना चाहूँगा। जी, जिस हिसाब से आई थिंक पत्रकारों से तो बेहतर ही है आपकी इमेज। जी सर। सर, आई थिंक पब्लिक में जो व्यू है दैट एक एलिटिज्म कभी कभी देखा जाता है सिविल सर्वेंट्स के अंदर, और एक गैप है जैसे बताया गया क्वेश्चन में भी कि पब्लिक अप्रोच नहीं कर पाती। तो आई थिंक मोर अप्रोचेबल एक इंटरफेस क्रिएट करना ज़रूरी है, जहाँ एक आम नागरिक या सिटीजन और एक सिविल सर्वेंट साथ में बैठ के उस समस्या का बढ़िया समाधान निकाल सकते हैं। जी, इसके अलावा माफ़ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ेगा। अंकुर जी, ब्रीफली। सर, मेरी प्रायोरिटी रहेगी 2 एरियाज़ के ऊपर। वैसे तो सभी एरियाज इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एंड सेकंड वन इज़ एजुकेशन। बिकॉज सर मैं मानता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी होने से हमें शॉर्ट टर्म में क्या फ़ायदा होता है कि लोग खुद को सिक्योर फील करते हैं, वो फील करते हैं कि दे आर गेटिंग जस्टिस, सो दे आर बिलीविंग इन सोसाइटी। और एजुकेशन मुझे लगता है कि सर आज की स्टेज में सोल्यूशन है हमारी हर छोटे से छोटी और हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सर। जी, तो शॉर्ट टर्म टैक्टिक एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सर। जी, चलिए, आप सभी को राज्यसभा टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सफलता के मिली है उसके लिए बधाई, और आप आने वाले वक्त में बेहतरीन काम करें और देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना काम छोड़कर हमारे स्टूडियो आए। तो आखिर में इतना ही कह सकते हैं कि ये लोग जो आज हमारे यहाँ स्टूडियो में पहुँचे, उनमें टॉप रैंक से लेके अलग अलग संघर्ष, मेहनत और लगन के साथ यहाँ पर पहुँचे, सफलता हासिल की। और सबसे जो बात करके मुझे खुशी मिली इन लोगों से कि वो बिल्कुल क्लियर हैं, वो जानते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, और इस देश की अलग अलग समस्याएं हैं और अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की संभावनाएं हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि ये लोग जब प्रशासक के तौर पर अपने अपने विभागों में जाएंगे, इस देश के लोगों के लिए बेहतर काम करेंगे। आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।